हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MGPE 004 जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का कल है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन का पार्ट 1 है। अगर इस पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं पार्ट 2 भी पोस्ट कर दूंगी। अभी के लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, तो अगर आप लोगों को लास्ट मिनट पे रिवीजन करना है और बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं देखने तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं जितना बेसिक लैंग्वेज, जितनी इजी लैंग्वेज में पॉसिबल हो सकेगा उतनी इजी लैंग्वेज में हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं। आपका ये जो पेपर है वो गांधी जी के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हम जितना भी पढ़ेंगे गांधी जी से रिलेटेड होगा। पहले हम देख रहे हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, यानी कि पॉलिटिक्स को लेकर उनके क्या थॉट प्रोसेस थे और उनको पॉलिटिक्स के बारे में क्या मतलब उनका कहना क्या था। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स का मतलब अभी के टाइम पे पावर है, कि जिसके पास भी पावर है पॉलिटिक्स में जो है उसका पावर है। लेकिन गांधी जी का ये मतलब नहीं था। गांधी जी के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का गेम नहीं था। उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब था एथिक्स, यानी कि एथिक्स का मतलब है सही चीज करना। अगर वो चीज आपके लिए गलत भी हो लेकिन फिर भी सच का साथ देना। ट्रुथ, सत्य, और ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हर एक ह्यूमन की रिस्पेक्ट करना, इनडिफरेंट ऑफ देयर कल्चर, बैकग्राउंड और एनीथिंग। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना, सत्य की राह पे चलना, यही सब उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब पावर नहीं था। और इसी की वजह से जो है इंडियाज का इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया था। और जितने भी ग्लोबल मूवमेंट है जस्टिस के लिए, उनके भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन जो थे वो गांधी जी रहे थे। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं उनके बहुत ही फेमस चीज पर, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। हर चीज का फाउंडेशन गांधी जी के लिए यही दो चीजें थी, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मेन उनकी जितनी भी फिलोसफीज रही हैं उनका एक बेस अगर हम कहेंगे तो ये था। गांधी के लिए ट्रुथ सबसे ऊपर था। ओके, उन्होंने कहा था कि ट्रुथ इज गॉड, यानी कि अगर हम सच बोल रहे हैं ना तो हम एक मॉरल काम नहीं कर रहे, हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, हम भगवान का काम कर रहे हैं। सच बोलना, सत्य की राह पे चलना भगवान का काम होता है। तो पॉलिटिक्स में अगर आप सच फॉलो नहीं करते तो वो पॉलिटिक्स गलत है, चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा हो। अगर तुम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है पॉलिटिक्स में रहकर, तो वो सही पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगी। अगर तुम सत्य की राह पे चल रहे हो, सच बोल रहे हो, तो ही तुम सही काम कर रहे हो। ओके, उनका मतलब ये था। गांधी जी के लिए सत्य का मतलब होता क्या था? देखो, तीन मेन चीजें हैं जो गांधी जी सत्य पे बोल के गए हैं। पहली बात तो सच बोलना। ओके, ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑनेस्ट रहना। ठीक है, ऑनेस्टी की राह फॉलो करना। और नेक्स्ट है करेज टू एक्नॉलेज एरर, यानी कि अगर आपकी गलती है तो आप उसको एक्नॉलेज करो, आप मानो कि हाँ मेरी गलती है, एक्सेप्ट इट। ये होता है उनका सत्य का मतलब। अगर इसमें तुम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, कोई भी क्वेश्चन आएगा प्लीज रियल लाइफ एग्जाम्पल देना, उससे आपके आंसर को ज्यादा वेटेज मिलेगा। ओके, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर कोई लीडर गलत डिसीजन लेता है और ओपनली मान लेता है कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया, तो वो भी सत्य कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है उनका फाउंडेशन अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब ना सिर्फ मारपीट ना करना नहीं होता। हम बहुत बार सोचते हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब है फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस नहीं करना, किसी को मारना नहीं। बट नहीं, गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब क्या था? उनके लिए नॉन वायलेंट एक्शंस इसमें आते थे। ठीक है, देखो नॉन वायलेंस थॉट्स में भी आता था, वर्ड्स में भी आता था और एक्शंस में भी आता था। यानी कि उनके अकॉर्डिंग जब आप किसी को फिजिकली नहीं मार रहे, किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, अपने थॉट प्रोसेस में किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे, तो वो होता है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का मतलब इनजस्टिस को चुपचाप सहना नहीं, बल्कि प्यार और कंपैशन के साथ अपोज करना। यानी कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको आगे से गलत मत बोलो या उसके लिए कुछ गलत सोचो मत, उसको प्यार से समझाओ
सही तरीके से समझाओ, लेकिन वायलेंस नहीं करना, ना ही एक्शंस का, ना ही थॉट्स का, और ना ही वर्ड्स का। ओके। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं रियल लाइफ में, तो गुस्से में रिप्लाई देने के बजाय कामली बात करना भी अहिंसा ही होगा। ओके। नॉन वायलेंस सिर्फ आपके एक्शन से नहीं आएगा, आपके वर्ड्स, आपके थॉट, इस सब में भी नॉन वायलेंस आता है। अब देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे एक इनसेपरेबल पेयर है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सत्य और अहिंसा साथ में ही क्यों रखे जाते हैं, इनको अलग अलग क्यों नहीं रखा जाता। तो गांधी जी ने कहा था, वायलेंस से ट्रुथ नहीं मिल सकता। ठीक है। अगर तुम किसी पे वायलेंस कर रहे हो, फिजिकल वायलेंस या कुछ भी, तो तुम सत्य की जो राह है वो नहीं फॉलो कर रहे। और वो कहते थे अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो उसके साथ अहिंसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम किसी के साथ झूठ बोल रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो उसके बारे में, है ना। तो वो फिर नॉन वायलेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए सत्य और अहिंसा जो है वो इनसेपरेबल है। ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं सत्याग्रह, द फोर्स ऑफ ट्रुथ। गांधी जी का बहुत फेमस है ये। पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सत्याग्रह कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ को पकड़ के रखना। ठीक है। सत्याग्रह यानी कि सत्य को ग्रहण कर लेना, यही इसका मीनिंग है, लाइक होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ। ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मेथड है, यानी कि आप बिना अहिंसा के कैसे सत्य की राह पे चलकर अपनी बात मनवा सकते हो। इसमें लोग इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करते हैं मॉरल फोर्स से, ना कि वायलेंस से। मॉरल फोर्स यानी कि सही राह पे चलकर, सही बातें बोलकर, वो जो चीज के लिए एक नई सोच चाहते हैं या एक कोई चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, उसके लिए वर्क करते हैं। ओके। इसमें मॉरल फोर्स वर्सेस फिजिकल फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल फोर्स क्या होता है? गन्स, पुलिस, आर्मी। नहीं, हमें ये सब नहीं यूज करना सत्याग्रह में। हमें मॉरल फोर्स यूज करना है, दैट इज ट्रुथ, करेज एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। जब जितने भी ये अनशन होते हैं जहाँ पे लोग खाना नहीं खाते, और जितने भी मूवमेंट्स होते हैं दिल्ली में या कहीं पे भी आप लोगों ने देखा है, उसमें मॉरल फोर्स यूज होता है। यानी कि वो लोग सच बोलते हैं, करेज रखते हैं अपनी बात आगे रखने का, और सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं, यानी कि खाना ना खाना, पानी नहीं पीना, ये सब। ओके। गांधी जी के हिसाब से मॉरल फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हमें वही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है परसुएशन थ्रू सफरिंग, दैट इज सत्याग्रही खुद सफरिंग एक्सेप्ट करता है, और उसका गोल होता है ओपोनेंट को डिफीट करना नहीं, बल्कि चेंज करना। दूसरे को हराना नहीं है, दूसरे को कुछ डिफीट नहीं करना, हराना नहीं है, उसको पीछे नहीं छोड़ना। हमें उसको अपनी बात जो है मनवानी है, उसके अंदर एक चेंज लाना है। ओके। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसका एग्जाम्पल तुम लिखो तो पीसफुल प्रोटेस्ट या धरना करना विदाउट वायलेंस होता है सत्याग्रह। देखो, ये जो लाइन दे रखी है सत्याग्रह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अगर अपने आंसर्स में लिखोगे तो एक एज रहेगा तुम्हें। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इन प्रैक्टिस, यानी कि सत्याग्रह आप कैसे कैसे किस किस वे में कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है अनजस्ट लॉ को पीसफुली तोड़ना, यानी कि जो लॉ आपके फेवर में नहीं है उसको आप पीसफुली उसके अगेंस्ट जो है बात करोगे, मार्च करोगे, मूवमेंट करोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट मार्च जो हुआ था 1930 का। इसमें ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके गांधी जी ने दिखाया था कि लॉ इमोरल है, गलत है। ओके। फिर आ जाता है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब है अनजस्ट सिस्टम को सपोर्ट ना करना। अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज रूल बनाया गया जो गलत है, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। ठीक है। यहाँ पे जो है इंडियंस ने बहुत बार नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट करा था, ब्रिटिश गुड्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश स्कूल्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश कोर्ट्स, ये सब उन्होंने बॉयकॉट कर दिए थे, इसका यूसेज खत्म कर दिया था। इससे ब्रिटिश पावर वीक हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है फास्टिंग एंड स्ट्राइक्स। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है होते हुए भी। गांधी जी फास्टिंग को मॉरल वेपन की तरह यूज करते थे। फास्ट लोगों के कंसाइंस को जगाता है। जब आप भूखे रहते हो तो दूसरा इंसान सोचता है, एक एम्पैथी देता है आपकी तरफ, तो उससे जो है बहुत बार चेंज आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हंगर स्ट्राइक फॉर जस्टिस, जो बहुत लोग अभी भी करते हैं। ओके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पॉजिटिव वर्क भी जरूरी है।
इसमें क्या क्या शामिल है देखो, जरूरी नहीं है कि तुम प्रोटेस्ट करो किसी चीज के अगेंस्ट, उसका यूसेज कम कर दो या उसका यूसेज बंद कर दो। अगर तुम यूसेज बंद कर दोगे तो उसके ऑल्टरनेटिवली भी तो कुछ चाहिए होगा। तो इसमें क्या क्या था जब पहले टाइम पे ये सब हुआ था, खादी का प्रमोशन करा था कि उन्होंने कहा था इंडियन गुड्स खुद बनाओ, अनटचेबिलिटी को हटाया था, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी करवाई थी, और विलेज को कहा था कि इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अब ये जो चारों मेथड्स हैं ये आपको प्रॉपरली आने चाहिए, इन पे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एक ही क्वेश्चन आ सकता है मिलाकर। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कैसे क्रिटिक करा था मॉडर्न स्टेट को, यानी कि आज के टाइम को उन्होंने कैसे क्रिटिक करा था। सबसे पहले स्टेट एज कॉन्सेंट्रेटेड वायलेंस। गांधी जी कहते थे कि मॉडर्न स्टेट में ना आर्मी, पुलिस, प्रिजन्स, फोर्सफुल लॉस ये सब होते हैं, इस सब पे बेस्ड होता है। जैसे कि आप आसपास देख सकते हो कि आर्मी का यूज बहुत होता है, जब भी कोई धरना करता है तो आर्मी आके उसे रिमूव कर देती है, पुलिस है, प्रिजन्स है, और लॉज ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो आप चाहते भी नहीं फॉलो करना। तो इससे ह्यूमन को फ्रीडम जो है कम मिलती है, ह्यूमन अपना जो क्रिएटिव माइंड है वो यूज नहीं कर सकता। तो ये चीज गलत है गांधी जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द मिनिमल स्टेट विजन। गांधी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सेल्फ गवर्नड बने, हम खुद अपने रूल्स फॉलो करें। उन्होंने कहा था कि जितना गवर्नमेंट का रोल कम रहेगा उतना ही जो है स्टेट आगे प्रोग्रेस करेगा। उनका मानना था कि लोकल कम्युनिटीज खुद बेटर गवर्न कर सकती हैं। जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था, तभी पंचायत बनाई गई। बिकॉज गांधी जी भी ऐसा मानते थे कि जितना हम लोग रूरल एरियाज को उनका गवर्न करने देंगे, उनको जितना पावर देंगे, उतना ही हमारी कंट्री जो है आगे बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज। बहुत बार बात करी गई है गांधी जी के बारे में, जब भी बात होगी तो स्वराज के बारे में बात होगी ही। स्वराज का क्या मतलब होता है? सेल्फ रूल, स्वराज, अपने ऊपर खुद राज करना। ओके, इसमें बहुत तरह के आ जाते हैं। पहला आ जाता है पॉलिटिकल स्वराज, यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ब्रिटिश रूल से आज़ादी, जिसमें बहुत सारे नॉन वायलेंट स्ट्रगल करे थे, जिसके थ्रू हमें पॉलिटिकल स्वराज मिला था। हम लोग ब्रिटिश लोगों से आज़ाद होकर खुद पे राज करना शुरू करा था हमने। फिर है इंडिविजुअल स्वराज, यानी कि खुद पर कंट्रोल, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी डिजायर्स और इम्पल्सेस पर कंट्रोल करना ही असली फ्रीडम होता है। फिर है इकोनॉमिक स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज का मतलब है सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो खुद के लिए इतना प्रोड्यूस कर पा रही है, हम बाहर से नई चीजें अफोर्ड कर रहे। इसमें सबसे बेसिक जो उन्होंने कहा था कि विलेजेस को जो है सेल्फ रिलायंट बनना है, विलेजेस अपनी बेसिक नीड्स खुद प्रोड्यूस करें, जैसे कि खादी। अगेन द लास्ट वन इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमल रखो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि पावर जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए, कैपिटल के पास नहीं। जो अमीर है उनके पास पावर नहीं होना चाहिए, कॉमन लोगों के पास पावर होना चाहिए। जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, उनका काम है उन लोगों की हेल्प करना। ठीक है, ये कहा था गांधी जी ने। तो स्वराज वॉज होलिस्टिक, यानी कि सबके पास अलग अलग तरह का स्वराज होना चाहिए अगर हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ही फेमस टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, मैंने अभी पढ़ाया भी है अभी आपको ऊपर। इसमें उन्होंने कहा था विलेज रिपब्लिक के बारे में कहा था, दैट इज विलेज एज द बेसिक यूनिट। गांधी जी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का नेटवर्क बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था जितना पावर तुम रूरल एरियाज को दोगे, जितना वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, अपनी चीजें खुद मैनेज करेंगे, बीट एजुकेशन, सैनिटेशन, इकोनॉमी, उतना ज्यादा जो है तुम्हारी कंट्री आगे बढ़ेगी। तो तुम्हें बेसिक क्या चीज बनानी है? विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ओके, नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने यही कहा था और फिर यही आया। पंचायती राज सिस्टम से ये होगा कि जो विलेजेस हैं वो अपनी काउंसिल बनाएंगे और अपने डिसीजन खुद लेंगे, डिस्कशंस करेंगे, कंसेंसस रखेंगे और मॉरल पर्जुवेशन करेंगे। इससे जो है उनमें एक यूनिटी डेवलप होगी। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर, तुम पंचायत बना तो दोगे बट उसमें ये नहीं है कि तुम्हें एक ही इंसान को पावर दे देना है, नहीं, तुम उसमें भी टॉप टू डाउन बनाओगे। एक जिला परिषद, हेड ऑफ द पंचायत, 5 लोग, वो सारा जो है एक हायरार्की बनाओगे। पावर जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करेगी। ओके, हायर अथॉरिटी जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट करेगी, रूल नहीं। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें नहीं रहेगा, जो
पंचायत है, जो विलेज है, वो अपने आप में खुद अपने डिसीजंस लेंगे। ओके, ये उनका विजन था कि माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज कंप्लीट रिपब्लिक, independent of its neighbors for its own vital wants and yet interdependent for many others in which dependence is necessary। उन्होंने कहा था विलेज अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, खुद अपने डिसीजन लेंगे और आपस के जो विलेजेस हैं वो मिलकर एक यूनिटी क्रिएट करेंगे। चाहे वो आपस में डिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन वो बाहर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है राइट्स, ड्यूटीज एंड ट्रू फ्रीडम। देखो, इसमें पहले तो आता है ड्यूटीज प्रिसीड राइट, हमारा काम ज्यादा प्रिसीड करता है हमारे राइट से। गांधी जी कहते थे कि पहले ड्यूटीज आती हैं फिर राइट्स आते हैं। अगर तुम लोग ड्यूटीज फिल करोगे तो तुम्हारे को अपने राइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ड्यूटीज क्या होती है? एक अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी में फॉलो करना, चीजें मॉरल फॉलो करना, ये सब तुम करोगे अपनी ड्यूटीज कंप्लीट तो तुम्हारे राइट्स जो है तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने कहा था अगर राइट्स विदाउट ड्यूटीज है तो एक सेल्फिश सोसाइटी बन जाएगी जो हमें नहीं बनानी, इसलिए हर सिटीजन को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है अपने एक्शंस में। फ्रीडम विद डिसिप्लिन की बात करी थी उन्होंने। ट्रू फ्रीडम का मतलब जो मन आए वो करना नहीं है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो कर रहे हो, कि तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम सड़क पे बिना कपड़े पहन के निकल जाओगे। नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन के साथ रहना है। मॉरल सबसे ऊपर रखना है। मोरालिटी यानी कि सही काम, एथिक्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। सेल्फ रेस्ट्रेंट और वॉलेंट्री लिमिटेशन। ओके, इसके बाद इसमें इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं? राइट टू अर्न, तुम्हें ऑनेस्ट लेबर करना है, सच का साथ देकर पैसे कमाने हैं। गांधी जी ने ब्रेड लेबर प्रमोट करा था। और पॉलिटिकल राइट्स इसमें आ जाते हैं, यानी कि राइट टू वोट, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इन्फॉर्म्ड रहो, पार्टिसिपेट करो, सही वोट डालो और डिसीजन मेकिंग में अपना जो है योगदान दो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू एथिक्स। ये भी गांधी जी ने फॉलो करा है। इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी वॉर हो जाए या कुछ हो जाए, तो तुम्हें एथिक्स फॉलो करके उसको जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा था रिजेक्शन ऑफ वॉर, यानी कि गांधी जी ने वॉर को ह्यूमन फेलियर बोला था। उन्होंने कहा था कि कभी भी मास वायलेंस नहीं होना चाहिए। मास वायलेंस किसी भी चीज का आंसर नहीं होता। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, वो किसी भी चीज का आंसर नहीं है, उससे तुम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं निकलोगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि वायलेंस के अगेंस्ट भी नॉन वायलेंस बेस्ट ऑप्शन है। अगर सामने वाला थप्पड़ मार रहा है तो तुम्हें थप्पड़ खा लेना है, आगे से मारना नहीं है। सत्य की राह पे फॉलो करो, मिलिट्री वगैरह नहीं आनी चाहिए बीच में। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा था एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने चाहिए। बात करो, अंडरस्टैंड करो, समझो दूसरे की चीज, कॉम्प्रोमाइज करो, साथ मिलकर कोई कंक्लूजन निकालो, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करो। ठीक है, नेक्स्ट कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि तुम्हें दूसरे को ना हराना नहीं है, दूसरे को अपना दोस्त बनाना है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको चेंज करना है, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। ये जो था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कुछ तरीके थे जो गांधी जी ने हमें बताए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं रेलेवेंस, इन्फ्लुएंस एंड क्रिटिक्स, यानी कि गांधी जी का जो विजन था वो कितना रेलेवेंट था आज के टाइम पे, कौन कौन उससे इन्फ्लुएंस हुआ है और किस किस ने इसको क्रिटिक करा है। सबसे पहले आ जाता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, यानी कि मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में गांधी जी के व्यूज जो हैं वो आज के टाइम पे काफी सिविल हैं, सेम है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट आज भी लोग करते हैं, लोग धरने पे बैठते हैं। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी फॉलो करा हम लोगों ने, पंचायत हमने इंट्रोड्यूस करी अपनी कंट्री में। ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें तो मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने नॉन वायलेंस अडैप्ट करा था अमेरिकन सिविल राइट्स की प्रोटेस्ट के लिए। नेल्सन मंडेला, इन्होंने साउथ अफ्रीका में एंटी अपार्थीड स्ट्रगल करा था गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करके। काफी सारे पीस मूवमेंट और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हुआ गांधी जी को फॉलो करके, तो ये सब आप लिख सकते हो। अब देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। क्रिटिसिज्म क्या क्या आया है इनको। क्रिटिक्स कहते हैं नॉन वायलेंस हर जगह काम नहीं कर सकता। वेरी ट्रू, हर जगह आप नॉन वायलेंस नहीं ला सकते। अगर एक इंसान आपको थप्पड़ मार रहा है तो आज के टाइम में किसी में भी इतना पेशेंस नहीं है कि वो थप्पड़ खाने के बाद कहेगा कि नहीं मैं नहीं मारूंगा। ओके,
विलेज लाइफ कास्ट और जेंडर इश्यूज इग्नोर करती है, इसलिए हम विलेजेस को बेसिक यूनिट नहीं बना सकते। आज के टाइम में भी विलेजेस में ऑपरेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सब फॉलो होता है। इकोनॉमिक लिमिटेशंस, यानी कि टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा था कि खादी पे रहो, अपने कपड़े खुद सिलो, सब कुछ करो, ये नहीं है पॉसिबल आज के टाइम पे। हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स, आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इस सब में गांधी जी के जो रूल्स हैं वो हम फॉलो नहीं कर सकते। ओके, अब मैं बताती हूँ फाइनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ इस सब का। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, गांधी जी के कोर आइडिया आज भी पावरफुल है। उन्होंने हमें सिखाया कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स डेंजरस होती है, जो हमें आजकल दिख रही है होती हुई। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को सेफली नहीं रखेंगे, मॉरल ड्यूटी नहीं फॉलो करेंगे, तो हम एज अ देश तो कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, ये हो गया तुम्हारा MGPE 004 का रिवीजन। होपफुली कल का पेपर अच्छा जाएगा। अगर इस वाली वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। अगर ये PDF की PPT चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, PDF मैं इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।